किड्स मैथमेटिक्स पे, और उसमें हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.4 पर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली 2.4 है उसका एक्सप्लेनेशन और कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, मेरा काम आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद को शेयर करना मत भूलिएगा। इसके पहले की जो प्रश्नावली है उनको हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल के कंप्लीट प्लेलिस्ट आप मिल जाएगी, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है। जितना भी मैंने क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स यानी कक्षा 9 गणित यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी मैथ्स जो है वो सारे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.4 के अपने टॉपिक पर। और जो हमारा प्रश्नावली 2.4 का टॉपिक क्या है, बहुपदों के गुणनखंडन, यानी कि जो अभी तक हम लोग बहुपद पढ़े हैं, बहुपद के गुणनखंडों को कैसे करना है। देखिए गुणनखंडन का मतलब क्या होता है, यानी गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इनको अगर आप संख्या से लें, जैसे आपने क्या है 10 लिखा हुआ है, 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अगर आप 12 हो तो 12 को 2 दूनी 4 और 3 12। गुणनखंड यानी कि गुणा के रूप में खंडित कर देना, यानी गुणा के रूप में व्यक्त कर देना। ऐसे अगर आपके पास मान लो 15 है तो 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज और बात पता चलती है कि जो हमारे 15 है, इस 15 का एक गुणनखंड 3 है और एक 5 है। यहाँ पे 12 के गुणनखंड 2 है, एक आपका 2 है, इसके बाद आपका 3 है। एक चीज और आप ध्यान से देखें कि जब आप जो गुणनखंड दिए गए हैं 15 के, कौन से गुणनखंड है 3 और 5 है। 15 को अगर आप 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 15 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो शेष फल कितना आएगा, शेष फल हम लोगों का भाई शेष फल बराबर 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। यानी कि जब हम किसी भी बहुपद की बात करेंगे, यानी कि जब आप संख्याओं से उदाहरण समझ रहे हैं कि जब आपका कोई भी संख्या का एक गुणनखंड दिया गया है और उसको अगर भाग करते हैं तो उसका शेषफल 0 आता है। यही नियम आपको बहुपद में भी लगाना है। बहुपद का एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। मान लो आपके पास लिखा है x का 2 धन का 5x और धन का 6। अगर हम लोग इसके गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड आपके x धन 2 और x धन 3 आएगा। यहाँ पर जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद को हमने गुणा के रूप में लिख दिया। 2 या 2 से अधिक बहुपदों के गुणा के रूप में व्यक्त करना। जैसे आप संख्याओं को, जो आपके पास 15 था, 10 था, 12 था, इन संख्याओं को आपने 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त किया। वही नियम आप बहुपद में भी लगाएंगे। x का 2 धन 5 x धन 6 आपके पास है तो इसके गुणनखंड आपके x धन 2 और x धन 3 आता है। और अन्य उदाहरण मान लो ले लो x का 2 धन का 7x और धन का 10। अगर आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आपके x धन 2 और x धन 5 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को हमने इसमें यानी गुणा के रूप में लिख दिया गया। अब इन बहुपदों के गुणनखंड कैसे करना है, ये जो हमने लिख तो दिया, लेकिन करना कैसे है, तो उसके लिए आपका नियम लगेगा। सबसे पहला आपका क्या है, गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। गुणनखंड प्रमेय के बाद हम लोग करेंगे सर्वसमीकाओं का प्रयोग। सर्वसमीकाओं की सहायता से, सर्वसमीकाएं हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कुछ सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। एक और मेथड आपको मध्य पद को विभक्त करना। जैसे हमारे पास ये बहुपद दिया गया है x का 2 धन 7x धन का 10, इसका जो मध्य पद है ये 7x और इस वाले बहुपद का जो मध्य पद है वो 5x है। इस मध्य पद को विभक्त करके भी हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो हम लोग गुणनखंड कैसे सीखेंगे, एक तो आपको सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है, या फिर मध्य पद को विभक्त करना है, या फिर जो गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय हम लोग पिछले वीडियोस यानी प्रश्नावली 2.3 में हम लोग
पढ़े थे उसका भी प्रयोग करके आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय आपकी क्या होती है? यदि आपके पास कोई एक बहुपद px दिया गया और उसकी जो घात है, घात हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं भाई, घात अगर आपकी n है और वो आपका एक या एक से अधिक है, यानी कि आपके पास px n घात वाला बहुपद जो एक और एक से अधिक वाला बहुपद है और a आपके पास कोई एक वास्तविक संख्या है, तो x माइनस a इस px का यानी उस बहुपद का गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0, यानी कि जो हमारे पास px बहुपद है उसमें चर x की जगह पे आप a मान जो वास्तविक संख्या रखेंगे और वो उस बहुपद के मान को 0 के बराबर कर दे, तो समझ जाइएगा कि हमारा वो बहुपद का एक गुणनखंड है। कौन? x माइनस a। और इसका वाइस वर्जा भी याद रखना, अगर आपका pa यानी बहुपद का उस संख्या में मान रखने पर, यानी कि जो हमारा बहुपद है उस बहुपद के चर में वो संख्या का मान अगर आप रखते हैं और वो अगर आपका 0 के बराबर हो जाए तो x माइनस a px का एक गुणनखंड हो। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। दोनों वाइस वर्सा, अगर आप x माइनस a उसका गुणनखंड होगा तो pa बराबर 0 और यदि pa बराबर 0 हो गया तो x माइनस a आपका px का गुणनखंड होगा। अब इसको देखिए हम लोग समझते हैं कैसे। जैसे अभी हमने क्या बताया था कि जो संख्याओं से हम लोग समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ये 15 है, 15 को हम लोग 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 15 के हमने गुणनखंड लिए। अब अगर यहाँ पे 3 आप एक मान लो कोई एक वास्तविक संख्या है, इसको इसमें भाग दें तो भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो शेषफल आपका अगर 0 आ जाता है तो समझ जाइए उसका गुणनखंड है। इसके बाद हमने जो बहुपद लिए थे कौन से? x की घात 2 धन का 5x और धन का 6 लिया था और इसको हमने क्या x धन 2 और x धन 3 के रूप में व्यक्त किया था इसका गुणनखंड। अब मान लो आप यहाँ पे x धन 2 आपका जो x माइनस a था, x धन 2 आ गया, यहाँ से आप x धन 2 बराबर 0 करके x बराबर -2 ज्ञात कर लिया। -2 आपने एक संख्या लिया यानी x बराबर -2 इस px में रख दें। px में -2 रखें तो देखिए -2 की घात 2 धन 5 गुणे 2 और वो भी माइनस का 5 गुणे माइनस का 2 रखना पड़ेगा भाई। तो -2 रख दीजिए भाई, 5 गुणे -2 और धन का 6। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए आपका ये 4 और ये माइनस का 10 और धन का 6। भाई 5 गुणे -2 करिए तो -2 आएगा। तो यहाँ पे 4 और 6 धनात्मक है, जुड़ जाएंगे 10 - 10 और देखिए आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर -2 पर इसका मान यानी कि p-2 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब इस -2 को इधर लाएंगे तो x धन 2 इसका एक गुणनखंड होगा। यही तो हमने देखिए यहाँ पर भी आपके बताए थे गुणनखंड इसके। तो ये हमारी गुणनखंड प्रमेय कहलाती है कि जब आप उसमें मान रखते हैं तो आपका 0 0 है तो आपका उसका गुणनखंड होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय हम लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें बिना भाग, इस प्रमेय की सहायता से हम लोग बिना भाग दिए हुए उस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं ये ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? जो आपको x माइनस a या x धन a जो भी होगा उसका एक गुणनखंड है कि नहीं है तो उसको हम लोग 0 के बराबर करके वहां से x का मान ज्ञात करके वो मान अगर आप उस बहुपद px में रखते हैं, अगर वो 0 के बराबर आ जाएगा तो समझ जाइए कि ये इसका एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले बिंदु पर और अगला बिंदु हम लोगों का क्या है? मध्य पद को विभक्त करके। तो मध्य पद को कैसे विभक्त करना है? तो अभी हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था x की घात 2 धन का 5x और धन का 6, या एक और अन्य उदाहरण x की घात 2
धन का 7x और धन का 10। ये दो उदाहरण लिए थे। अब इनके मध्य पद यानी कि जो 5x है और यहाँ पर आपका जो मध्य पद है 7x है, इसको हमें विभक्त करना है। कैसे विभक्त करेंगे वो बात हम लोग ध्यान रखना है। कैसे? जो आपका अचर पद बहुपद में दिया गया होगा उस अचर पद को आपको दो संख्याओं के गुणे के रूप में लिखना है, जिनको आपको जोड़ने या घटाने पर आपका जो मध्य पद का गुणांक है, मध्य पद में जो चर है उसके गुणांक के बराबर आ जाए। तो आपका जो 6 है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/3 6, और 2 और 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5। तो हमारा मध्य पद विभक्त हो चुका है। मध्य पद को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 धन 3 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा? x की घात 2 धन यहाँ पर आपका 2 धन 3, और ये x आपका वैसे ही रहा, और जो 6 है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अब जो आपके पास ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को खोल दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? x की घात 2 और ये x है, इसमें गुणा हो जाएगा, तो x की घात 2 धन का 2x और धन का 3x और धन का 6। अब यहाँ पर 4 पद हो गए, तो पहले 2 पदों का और आखिरी के 2 पदों का जोड़ा बनाना है, और जोड़ा बना करके कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे आपका x कॉमन आ जाएगा, तो x धन 2, और यहाँ से आपका 3 और x धन 2 आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ पर आपका ध्यान से देखें तो x धन 2 फिर से कॉमन आ रहा है, ये आपका x धन 2, तो x धन 2 आप फिर से कॉमन ले लीजिए भाई। तो x धन 2 और इसके बाद यहाँ पे x बचा और ये धन का 3 बचा, तो x धन 3 लिख दीजिए। और देखिए जब हमने आपको उदाहरण बताया था तो x की घात 2 धन 5x धन 6 के आपके जो गुणनखंड x धन 2 x धन 3 ही तो बताए थे, यही तो हम लोगों का आया है भाई। तो यही आपको ध्यान रखना है कि मध्य पद को कैसे विभक्त करना है। यहाँ पे अगर आप 10 की बात करें तो 5 दूनी 10 होता है, और 5 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 7 आएगा, और मध्य पद आपका विभक्त हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं मध्य पद को विभक्त करके। अब हम लोग प्रश्नावली 2.4 के पहले प्रश्न पर आ चुके हैं, और जो हमारी प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न भाई क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपद, जो हमारे पास ये 1 2 3 4 बहुपद दिए गए, इनमें से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है? तो इसको हमें क्या करना है? गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, और गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते ही हम लोग जो है इसके गुणनखंड है या नहीं ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपका पहला बहुपद दिया गया है पहले भाग में हमारा जो दिया गया उसको हम लोग px से रिप्रेजेंट कर दें, px से प्रकट कर दें। px बराबर क्या दिया गया है? x की घात 3 और धन x की घात 2 और धन का x और धन का 1। अब इस बहुपद का x धन 1 एक गुणनखंड है या नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? x धन 1 बराबर 0 कर दीजिए, x धन 1 बराबर 0 कर दीजिए, और यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लीजिए। x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 आ गया, यानी कि आपका a बराबर -1 हो गया। जो हम लोगों ने गुणनखंड प्रमेय पढ़ी थी उसको ध्यान दे से रिमाइंड कर लेना है, ध्यान देना है, यानी a बराबर -1 आ गया। अब ये मान आप इस बहुपद में रखें, किसमें? px में, और इसका मान अगर 0 आ जाता है, अगर 0 आ गया तो x धन 1 इसका एक गुणनखंड है, और अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। x बराबर -1 px में रखने पर, और जब आप px में रखेंगे, px भी हम लोगों ने नोट कर लिया, तो x की जगह पे आप -1 रखेंगे, तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 की घात 3। क्यों? हमें x की जगह पे माइनस का 1 रख देना है, और धन -1 की घात 2, और फिर इसके बाद धन -1, और ये आपका धन का 1। अब हमें इसको केवल सॉल्व कर देना है। तो हमने पहले ही बता रखा है, अगर आपका -1 की घात विषम है तो उसका मान ऋणात्मक आएगा, और अगर घात सम है तो उसका मान धनात्मक आएगा।
3 आपका विषम है इसलिए इसका मान -1 आएगा। 2 आपका सम है इसलिए इसका मान धन का 1 आएगा। और जब कोई घात नहीं तो एक घात मानते हैं और 1 आपकी विषम है तो ये आपका -1 और ये धन का 1। अब इसको हल करें, देखिए ये 2 माइनस के 2 धन के कट जाएंगे, सब 0 आ जाएगा, यानी कि p-1 बराबर 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो हमें लिख देना है अतः यक्ष धन 1 गुणनखंड है भाई। यक्ष धन 1 गुणनखंड है भाई। तो यहाँ पे यही हमको ज्ञात करना था। हमने क्या बताया था कि जो हमारी गुणनखंड प्रमेय है उसमें यही आपको ज्ञात करना है, बिना भाग दिए हुए। उसका प्रयोग तभी हम करेंगे, या उसका प्रयोग हमें आसानी से करना है, या कहें गुणनखंड प्रमेय या जो भी आपकी प्रमेय आती हैं या जो सर्वसमीकाएं आती हैं वो क्या करती हैं, हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाती हैं, हमारे सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाती हैं। कैसे, यहाँ पे अभी आप भाग करते लेकिन आपने बिना भाग दिए हुए ही पता कर लिया कि इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, तो पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरे भाग का बहुपद हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें इसमें भी वही चेक करना है कि यक्ष धन 1 गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ से आपका यक्ष बराबर -1 आएगा और क्या करेंगे, यक्ष बराबर -1 px में रखने पर, तो यही यहाँ पर लिख दीजिए, यक्ष बराबर -1 px में रखने पर। जब आप px में रखेंगे और अगर वो मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो p-1 x की जगह पे -1 रख रहे हैं, p-1 बराबर -1 की घात 4 और धन -1 की घात 3 और धन -1 की घात 2 और फिर धन x है तो उसकी जगह पे -1 और धन का 1। अब यहाँ पे हमें केवल और केवल इसको हल करना है। यहाँ पे -1 की घात सम है तो इसका मान धनात्मक आएगा, यहाँ पे विषम तो ऋणात्मक आएगा, यहाँ पे सम है तो धनात्मक और यहाँ पे विषम है ऋणात्मक और फिर धन का 1। यहाँ पे 1 2 3 धन के हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और माइनस के 2, इनको हल करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे p-1 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अतः तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः यक्ष धन 1 गुणनखंड नहीं होगा। अभी हमने बताया था अगर 0 के बराबर है तो गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है भाई। तो हम लोग लिख देंगे नहीं है और आपका जो दूसरा भाग है हल हो जाएगा। बड़े आसान सा है भाई, हमें बार बार वही प्रोसेस अपनाना है, बार बार जो पहले भाग में वही दूसरे भाग में, वही तीसरे भाग में, वही चौथे भाग में, केवल मान रख के आपको ज्ञात करना है। अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो गुणनखंड कर दीजिए, अगर 0 के बराबर नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे भाग पर। तीसरे भाग का जो हमारा बहुपद है x की घात 4 धन 3 x की घात 3 धन 3 x की घात 2 धन x धन 1, हमें वही प्रोसेस अपनाना है कि चेक करना है कि x धन 1 इसका एक गुणनखंड है। यहाँ से x का मान आपका -1 आएगा, यानी जो a है वो हमारा -1, x बराबर -1 आप इस px में रख देंगे। तो आप रख दीजिए तो आपका जो p-1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की घात 4 और धन का 3 और -1 की घात 3 और फिर धन का 3 और -1 की घात 2 और धन x की जगह पे आप -1 रखेंगे और धन का 1। हमें अब इसको केवल और केवल सॉल्व करना है भाई। तो देखिए यहाँ पर -1 की घात सम है तो धनात्मक आएगा, यहाँ पर विषम है तो ऋणात्मक आएगा, उसमें 3 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा और यहाँ पे आपका कितना आएगा, धन का 3 आएगा भाई। तो आप धन का 3 लिख लीजिए और ये -1 आ जाएगा क्योंकि एक धन एक ऋण ऋणात्मक आएगा और ये लास्ट में जो धन 1 लिखा है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ऋण का 3 एक धन का 3 कट जाएगा, ऋण का 1 धन का 1 कट जाएगा, केवल आपका 1 बचा। और जब आपका 1 बचा यानी कि वो 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे p-1 बराबर नहीं है 0 के,
तो हम लोग लिख देंगे अतः x धन 1 आपका गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड होगा नहीं होगा भाई, तो हम लोग लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। और आपका जो तीसरा भाग है वो भी हल हो गया। केवल और केवल आपको सभी प्रश्नों में यही चेक करना था कि गुणनखंड है या नहीं। अब पहले प्रश्न के जो आखिरी भाग है उस पर आ जाते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे भाग के जैसे हमें चौथे भाग में भी वही प्रोसेस अपनाना, वही प्रक्रिया अपनानी है। हमने जो बहुपद दिया गया है उसको px से रिप्रेजेंट कर दिया, px से प्रकट कर दिया, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस और ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट 2 और x और धन का अंडर रूट 2। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि x धन 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं। x बराबर यहाँ से -1 आएगा, x बराबर -1 हम लोग px में रख देंगे और रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए हम लोग अब इसमें मान रख देते हैं भाई। तो जो हमारा बहुपद है उसमें रखेंगे, तो p -1, x की जगह पे -1 रखना है भाई। तो यहाँ पे -1 की घात 3 और -1 की घात 2 और माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट 2 और ये आपका माइनस का 1, उसको भी ब्रैकेट में रख दीजिए और धन का अंडर रूट 2। अब हमें केवल और केवल इसको सॉल्व कर देना है भाई। सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए -1 की घात क्या है, विषम है तो -1 आएगा। यहाँ पे -1 की घात सम है तो वो धनात्मक आएगा और उससे पहले भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद ये देखिए -1 और इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये आपका 2 माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ पे धन का अंडर रूट 2। अब यहाँ पे इसको हमें क्या करना है भाई, सॉल्व कर देना है। जब सॉल्व करेंगे वही आपका आंसर आएगा। जो हम लोगों के भाई ये 2 माइनस के हैं तो ये 1 माइनस तो माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पे -2 रख दीजिए। अब इसका ब्रैकेट खोल दीजिए भाई, तो ब्रैकेट के पहले धन का चिन्ह है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 2 धन अंडर रूट 2 और यहाँ पे भी आपका लास्ट में अंडर रूट 2 लिखा है। एक धन का 2 एक ऋण का 2 कट जाएगा, अंडर रूट 2 और उसमें अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो आपका 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका एक गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि p - 1 आपका 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः x धन 1 गुणनखंड नहीं है भाई। तो हम लोग लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। और आपका जो पहला प्रश्न है भाई उसके सभी भागों में हम लोग हल कर दिए हैं। सारे भाग हम लोगों के हल हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।